कोई ऐसा कोई वाक़या आप सुनाइए घर में, वालिद साहब का, संतोष साहब का, दर्पण साहब का। मेरे वालिद का और वालदा का पूरा कंट्रोल था घर में। उनका कंट्रोल, उनका दबदबा ऐसा था कि दोनों बेटे या फैमिली में किसी की जरूरत नहीं थी घर के अंदर ऊंची आवाज़ में बात कर ले। दर्पण भाई तो मार भी खाते थे वालिद साहब से। हमारे घर में तो कोई मैगजीन नहीं आ सकता था, वालिद जब तक जिंदा थे। आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते थे, म्यूज़िक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो चीज़ हेल्प आउट कर गई हमें। हालांकि आई वॉज वेरी यंग व्हेन माय फादर डाइड, लेकिन जो उन्होंने इनिशियली हमें जिस तरह उन्होंने डिसिप्लिन में रखा, मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं जा सकते, उन्होंने हमें किसी हिसाब से अपने खाल से बाहर नहीं आने दिया। हमने कभी ज़िंदगी में इस चीज़ का कभी सेन में नहीं लाया था कि हमको पता क्या चीज़ है। हमारी फैमिली का पहला एक्टर सुलू भाई थे। पहले जो मेला फिल्म बनी उसमें जो बचपन का रोल था दिलीप साहब के बचपन का रोल सुलू भाई ने किया है। लेकिन ये देखिए अब किसी को नहीं पता, आप बता रहे हैं तो पता चल रहा है ये दिलीप साहब की। और आपको पता है मेरे भाई संतोष भाई की और दर्पण हम बहुत क्लोज थे एक दूसरे। अच्छा। क्योंकि दिलीप साहब के अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, उनके वालिद और मेरे वालिद और हमारे और चचा थे, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो फेम या वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग को नहीं चढ़ी, वो ज़मीन पर कदम जमाए रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका खालिद बेग। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अगर खूबसूरती का कोई नाम आता है, अगर किसी फैमिली का नाम आता है, तो वो सिर्फ़ एक ही फैमिली का नाम आता है और वो नाम मूसा रज़ा, सैयद मूसा रज़ा। उसके बाद फिर सैयद इशरत अब्बास साहब और उसके बाद एस सुलेमान साहब और उसके बाद सैयद मंसूर अब्बास साहब। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारे नाम तो इसमें से सिर्फ एक ही जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन बाकी नाम कौन से हैं? असल बात यह है कि जब मूसा रज़ा साहब का नाम आता है तो फिर संतोष कुमार साहब का नाम साथ आता है। वो इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री में जब ये उस वक्त काम शुरू किया जब ये ब्रिटिश राज था यहाँ पे, और नाम उस वक्त जैसे दिलीप कुमार साहब का नाम रखा गया तो उन्होंने कहा जी नाम जो है वो इसका नाम रखा जाए। और इंडस्ट्री में वो उस वक्त यही नाम चाहते थे, जैसे सुधीर साहब का चला, दिलीप कुमार साहब का चला, या और भी बहुत सारे नाम इस तरह चले। तो इसी तरह ये भी नाम उस वक्त रखे गए कि सैयद मूसा रज़ा साहब का नाम रखा गया कि ये संतोष कुमार साहब। उसके बाद फिर दर्पण साहब का नाम रखा गया कि इनका नाम दर्पण रखा जाए। फिर और भी जैसे सूरन लता जी थी और भी बहुत सारे लोग थे तो उनके नाम जो है वो। तो आज हमारे दरमियान तो इस फैमिली के सबसे छोटे भाई सैयद मंसूर साहब मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनको ये कह सकता हूँ कि मेरे दोस्त भी कह सकते हैं कि मैं ये मेरे, क्योंकि ये मुझसे बड़े हैं और मैं दिल से इनकी कदर भी करता हूँ, इनसे प्यार करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुझसे प्यार करते हैं। असल में प्यार ये है कि वो सुर का प्यार है हमारा, क्योंकि ये सुर को समझते हैं, सुर से प्यार करते हैं। और इसलिए आज इनको हमने दावत दी कि आप आइए और हम इनकी फैमिली के बारे में जाने के जो संतोष कुमार साहब थे, जो दर्पण साहब थे, जो एस सुलेमान साहब थे, और क्योंकि इन्होंने भी कुछ फिल्मों में काम किया, तो कैसे एक सैयद फैमिली, जैसे हमारा घराना बड़ा एक मजहबी घराना, गाने में आना बड़ा ही मुश्किल काम था, और इसी तरह इनका भी होगा। लेकिन क्योंकि मंसूर साहब हमें बताएंगे इस फैमिली जो है ये किस तरह फिल्म इंडस्ट्री में आई। तो अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है, खैरियत है? आप बताएं खालिद? बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत है। आज आपको दावत दी हमने, लेकिन चलिए आज आपसे गपशप लगाएं ज़रा और पुरानी यादें भी ताज़ा करें आपके साथ। आपने दावत दी, आपकी मेहरबानी है। लेकिन और आप ये यकीन जाने कि मैं बहुत कम किसी टॉक शो में या किसी ऐसी इंटरव्यूज़ वगैरह में जाता हूँ, बिकॉज आई डोंट फील कि मेरी वो एक रिकग्निशन है जो मेरे एल्डर्स की थी, और मैं उनकी किसी भी लिहाज से उनके लेवल पे नहीं हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा अवॉइड ही करता हूँ। और प्लस वैसे भी मुझे इतना शौक़ नहीं है अपने आप को इस तरह पब्लिसाइज़ करने का। मैंने बड़ी कोशिश की है कि
नॉर्मल ज़िंदगी गुजारूं, कैमरे से दूर रहूं। कैमरे से दूर रहूं। लेकिन यह है कि आपकी जो शख्सियत है वो हकीकत में तो वैसे किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि सभी लोग आपको तकरीबन जानते हैं। वो ये है कि आप खुद नहीं बताते लोगों को या कुछ नहीं करते, वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि आपको जब कोई देखता है कि इतना खूबसूरत इंसान, एक जिसकी नीली आंखें हों, और बिल्कुल आप जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम यूरोप में चले गए हैं या अमेरिका चले गए हैं या ब्रिटिश चले गए हैं। तो इतनी खूबसूरती अल्लाह ताला ने आपको, आपकी फैमिली को अपना दी। जैसे संतोष कुमार साहब का जब भी नाम आता है, जब भी हम बचपन में हमने तो जब आँख खोली तो फिल्म इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा नाम सुना कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है जिसमें अगर खूबसूरती अगर कहा जाए कि भाई कौन सा एक्टर था जो खूबसूरत था, तो वो सिर्फ एक ही नाम आता था, एक ही फैमिली का नाम आता था कि वो संतोष कुमार साहब है, वो दर्पण साहब है। ये देखें, ये तो अल्लाह ताला की देन है, उसकी करम नवाजी है। खूबसूरती शक्ल सूरत में तो शायद इतनी मैटर नहीं करती है जितनी खूबसूरती आपके मैनरिज्म में, आपके एटीट्यूड में, आपके मामलात में और अपने आप को कैरी करने में। बड़े बड़े हसीन लोग होंगे, अल्लाह ताला ने बेपनाह खूबसूरत लोग, खूबसूरत इंसान पैदा किए हैं, लेकिन अगर वो उसकी इस दी हुई नेमत को सही तरह से कैरी ना करें, किसी एरोगेंस का शिकार हो जाएं या ख़ुद कहते हैं जो सेल्फ प्रेज़ का शिकार हो जाएं, तो वो सारा कुछ ज़ीरो हो जाता है। ये अल्लाह ताला ने अगर आपको किसी वजह से भी कोई अच्छी मकाम पे या अच्छी शक्ल सूरत दी है, तो आपके अंदर ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए और शुक्रगुजारी भी होनी चाहिए उसकी ज़ात। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आपकी फैमिली में ये है, क्योंकि आप जिस फैमिली से, एक सैयद फैमिली से आपका ताल्लुक़ है, और इसी निस्बत से हमें भी पता है कि हमें जब एक सैयद फैमिली कोई सैयद ज़्यादा कोई दवा देता है तो वो फिर रद्द नहीं होती। ये तो हकीकत के ताल्लुक़ है। लेकिन मैंने ये देखा है कि हमारी इंडस्ट्री में कि जब किसी को थोड़ा सा फेम मिलता है तो वो ज़मीन की सतह से तकरीबन 2 फुट ऊंचा उड़ना शुरू कर देता है। ये खाली इंडस्ट्री का मामला नहीं है जी, खाली आप इंडस्ट्री को ना कहें, ये किसी भी शोबे में, इवन अगर कोई आलिम दीन भी अगर तकब्बुर का शिकार हो जाए तो उसकी तो अल्लाह ताला उसको भी पसंद नहीं फरमाते। बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखें ना, अल्लाह इज़्ज़त अल्लाह की देन है, मकाम अल्लाह की देन है, शोहरत अल्लाह की देन है। वो किसी भी सूरत में आपको, किसी भी शोबे में आपको अगर वो नवाजता है तो उसको आप शुक्रगुजार बने, ना कि उसमें किसी खुशफहमी का शिकार हो जाए। ये खुशफहमी है कि जी मैं बड़ा कोई तुरम खान हूँ या फन खान हूँ, ऐसी हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप अपने नाक पे बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ा सकते अगर वो इजाज़त ना दे। बिल्कुल सही। तो आपकी किस बात पे आप थोड़ा सा इंसान सोच लेना तो उसकी असल हैसियत क्या है, तो फिर मेरा ख्याल है इस किस्म की वो खराफात पे नहीं पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली आजकल हम भी देखते हैं कि लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कमज़ोर है, हज़म नहीं होती इज़्ज़त भी, शोहरत भी, मकाम भी, जिसकी वजह से एंड ऑफ द डे दे लूज़ एवरीथिंग। मैंने क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा भी है और ख़ासकर दूसरे लोगों को भी देखा है, बिजनेसमैन को भी देखा है, और लेकिन इंडस्ट्री में भी मैंने खुद, जब मैं आया इंडस्ट्री में मैं तो काफ़ी लेट आया, क्योंकि हमारा घराना ही ऐसा था कि आने की तो इजाज़त ही नहीं थी। तो बड़ी मुश्किल से इसमें कदम रखा। जब मैंने एमए म्यूज़िक किया तो उसमें फिर मुझे साथ वो जो है ना वो इजाज़त मिली और मैं फिर इसमें आया। और क्योंकि जॉब तो अच्छी खासी थी, PIA में थी, बाहर भी चले गए, लेकिन फिर एक शौक़ था ना जो इंसान के अंदर जो वो रहता है, और वही अपना वो करता 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 आगे निकला है। तो फिर हमने रखा कदम थे, लेकिन हमारे वालिदैन ने, क्योंकि मेरा ख्याल कहता है कि उतना ताल्लुक़ या वो एजुकेशन वो काम नहीं कर सकती जो काम तरबियत करती है। असल बात ये, असल बात आपके घर की, और जैसे कि आपने भी मुझे बताया था कि जो तरबियत आपके घर की हुई है, जैसे आपके जो वालिद साहब थे
वो आपने मुझे वाक़या भी सुनाया था, वो क्या था वाक़या को जो आपने किसी नौकर को मारा, तो क्या हुआ वो? बस ऐसे ही है, वालिद साहब हमारे बड़े सख्त भी थे डिसिप्लिन के मामले में। मैंने अपने हमारे जद्दी मुलाजिम थे, उनका जो बच्चा था वो मेरे एज ग्रुप का था, उसने कहीं मुझे कुछ कह दिया तो मैंने उसको मारा। मेरे वालिद साहब देख रहे थे, उन्होंने बुलाया मुझे भी, उसको भी बुलाया और उसको बोला तुम मारो इसको। तो वालदा तो माँ ही होती है। उन्होंने कहा बाबूजी आप क्या बात कर रहे हैं, आप एक नौकर से मार। उन्होंने कहा नहीं मैंने देखा था इसको, उसने बहुत बेदर्दी से मारा है। तो मैंने कहा बाबूजी इसने मुझे गाली दी थी। तो उसने कहा ऐसी सिचुएशन क्यों आई कि तुम्हें गाली दी, तुमने इसको कुछ कहा होगा, ये अगर मुलाजिम है या गरीब है तो तुम्हें ये किसने इजाज़त दी कि तुम उसके साथ ज़्यादती करो और वो खड़ा होकर मार खाए तुमसे। अगर तुम इससे इज़्ज़त करवानी है तो इज़्ज़त करनी सीखो लोगों, चाहे वो मुलाजिम है या कुछ है। हमने आज तक अपने किसी भी मुलाजिम को नाम लेके नहीं बुलाया, साहब कह के बुलाया। मेरे बच्चे आज भी अपने मुलाजिमों को भाई या साहब कह के बुलाते हैं। अब ये देखिए कि ये चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं, ये तरबियत है ना। इसी चीज़ के फुकदान ने तो आपको देखे ना, आज जो माशरे के जो हालात हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बच्चे जो हैं वो उनमें वो कर्टिसीज, वो मैनरिज्म, वो वैल्यूज़ नहीं नज़र आएंगे। इट्स वेरी सैड। अच्छा ये बताइए कि आपका ये जो इतना मजहबी घराना, सैयद फैमिली से आपका ताल्लुक़, तो फिर कैसे इजाज़त मिली कि संतोष कुमार साहब को क्या फिल्मों में आए और वालिद साहब ने या वालदा साहिबा ने रोका हो? या असल में हमारा घराना तो बहुत कंजर्वेटिव घराना था जी। मतलब मेरी वालदा, इवन मेरी बहनें, मेरी भावजे ये बुरका लेती थी बाकायदा, वो काला बुरका होता, वो शटलकॉक वाला नहीं, शटलकॉक वाला नहीं, वो अच्छा दूसरा। भाईयन ग्रेजुएशन के बाद ICS कर रहे थे। अच्छा। हैदराबाद दक्कन में निज़ाम कॉलेज हैदराबाद में। तो छुट्टियां थीं तो उन्होंने प्लान किया कि जी हमने बॉम्बे जाना है, शूटिंग देखनी है। तो मेरे वालिद के दोस्त थे कारदार साहब और महबूब साहब, जो टॉप डायरेक्टर्स थे वहाँ। AR कारदार साहब। जी जी। अच्छा। तो मेरे वालिद को भाई ने कहा कि हम दोस्त जा रहे हैं तो हमने शूटिंग देखनी है, तो आप काइंडली वहाँ हमारा अरेंज करा दें। अच्छा। मेरे वालिद ने कॉल बुक की, उनको कहा कि भाई मेरा बेटा आ रहा है कॉलेज से छुट्टियाँ वेकेशंस पे, तो उसके साथ दोस्त है तो उनको शूटिंग दिखा देना। तो जब बहन गए वहाँ पर तो उन्होंने महबूब साहब ने देखा तो उन्होंने बहन से कहा कि तुम फिल्म में काम करो। मैंने कहा जी मुझे तो कोई शौक़ नहीं, मैं तो दोस्तों के साथ आया। अगर नहीं तो मेरी फिल्म करोगे? मैंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उन्होंने मेरे वालिद को फ़ोन किया, उन्होंने कहा बात थी कि तुम्हारा बेटा तो आया है, इसको मैं ऐसे नहीं जाया दूँगा, मेरे से फिल्म करवानी है। अच्छा। मेरे वालिद ने कहा यार अगर वो एग्री करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो मैं तो उसको नहीं प्रेशराइज कर सकता। ये बिफोर पार्टीशन? बिफोर पार्टीशन जी। अच्छा। बड़े बहन को शौक़ नहीं था। अच्छा। वो आ गए, फिर थोड़ा सा किया उन्होंने कहा, लेकिन दर्पण भाई को शौक़ था। अच्छा। वो मेरे वालिद की तरफ से एक लेटर बना के ना चले गए इंडिया, महबूब साहब और कारदार साहब, मेरा बेटा आ रहा है, इसको फिल्म में काम दो। अच्छा, खुद लेटर बना लिया? लेटर बना के तो उन्होंने फिर अदले जहांगीर की वहाँ। अच्छा। खैर जब पार्टीशन हुआ तो बिकॉज चूँकि हम बेसिकली तो हम वी आर फ्रॉम लाहौर पंजाब, फ्रॉम मोशी दरवाज़ा, लेकिन मेरा ननियाल यूपी का है। अच्छा। तो वो एक मिक्स कल्चर था हमारा। वो जब हुआ तो फिर मेरे दोनों भाई, हालांकि उस वक्त बहुत भाई, दर्पण भाई को मदर इंडिया ऑफर हुई थी। अच्छा। लेकिन वो जब पार्टीशन हुआ तो ये लोग आ गए वापस, पाकिस्तान आ गए। फिर ये था कि वो 3-1 साल तक मेरे नाना ने एक टेबल पे बैठने के खाना नहीं खाया था उनके साथ, कि मेरे साथ टेबल पे नहीं बैठा हुआ। अच्छा। उन्होंने एक बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि तुम लोग वो हो गए हो। अच्छा। तो तुमने फैमिली ट्रेडिशन ख़राब कर दी है, तुम ये क्या किस काम में पड़ गए हो। तो आपने ये देखा होगा कि संतोष भाई ने अपने पूरे फिल्म करियर में उन्होंने ग्रेसफुली काम किया है। ग्रेसफुली मैंने देखा ना उनको। वो हालांकि सबिया हाबी उनकी बीवी थी, अगर आप उनकी फिल्में देखें उठा के तो उनका भी हाथ नहीं पकड़ते थे वो। अच्छा। डिस्टेंस से हम कहते भाई ना आपके बारे में लोग कहते हैं रोमांटिक हीरो, तो आप तो दूर दूर से रोमांटिक, हाथ तो लगा दिया करें। कहते नहीं, ज़रूरत नहीं होती उसकी। अच्छा। तो वो बहुत ज़्यादा सोबर, डिसेंट,
ग्रेस रखते थे हर चीज़ में, अपने आप को कैरी करना उन्होंने ग्रेसफुली। धर्म भाई ज़रा खिलंडरे मिजाज के थे। अच्छा, लेकिन वो भी बड़ी रोमांटिक तबीयत के थे। उनकी थी रोमांटिक बहुत। अच्छा, बहुत ज़्यादा रोमांटिक तबीयत। दो ही भाई तो वो कहते हैं ना सूफियाना इश्क करते थे। अच्छा। या रोमांस करते थे फिल्मों में भी। धर्म भाई ज़रा अग्रेसिव। लेकिन वो भी फॉरनर ही लगते थे। हाँ, वो तो खैर माशाल्लाह उनका टाइटल ही ये था। इंग्लिश फिल्मों में भी कभी उनको ऑफर कोई ऐसा? धर्म भाई का तो उस ज़माने में प्रेस में नाम ही खूबरू हीरो के नाम से लिखा जाता। अच्छा, ठीक है, खूबरू। लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह वो फेम या वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग को नहीं चढ़ी, वो ज़मीन पर कदम जमाए रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वही बात है, अब अपब्रिंगिंग की बात है सारी, घर के माहौल की बात है। हमारे घर में तो कोई मैगजीन नहीं आ सकता था, वालिद जब तक जिंदा थे। अच्छा, आप ऊँची आवाज़ में बात नहीं कर सकते थे, म्यूज़िक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो चीज़ हेल्प आउट कर गई हमें। हालांकि आई वॉज वेरी यंग व्हेन माय फादर डाइड, लेकिन जो उन्होंने इनिशियली हमें जिस तरह उन्होंने डिसिप्लिन में रखा, मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं जा सकते। अच्छा, इतनी स्ट्रिक्टली थे? इतनी स्ट्रिक्टनेस थी। और जो भी खेलना है, घर बड़ा था, क्रिकेट खेलनी घर में खेलो, बैडमिंटन खेलनी घर में खेलो। मुस्लिम टाउन में ही? मुस्लिम टाउन, वन मुस्लिम टाउन। अच्छा। तो वो उन्होंने हमें किसी हिसाब से अपने खाल से बाहर नहीं आने दिया। अच्छा। तो वो फिर ये था कि अब तो खैर मेरी उम्र भी काफ़ी हो गई, तो हमने कभी ज़िंदगी में ये चीज़ का कभी सहन में नहीं लाया था कि हमको पता क्या चीज़ है। लोग इज़्ज़त करते थे, प्यार करते हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, तो उसका फिर रिटर्न भी ये हो कि हम भी तो उस इज़्ज़त के काबिल बने ना। उसके लिए फिर सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपने आप से ज़रा थोड़ा सा जंग करनी पड़ती है। जब आपसे कोई ऑटोग्राफ लेने आता है या जो कहता है ये आप बड़े गुड लुकिंग है, आप फलाना है ढमकाना है, तो वो उसको यहाँ नहीं जाने देना चाहिए। बिल्कुल सही। और उसको कोशिश करनी चाहिए कि जो उसने आपके बारे में कोई अच्छी गुमान रखा है तो उस पर आप पूरे उतरे। अच्छा, जब उनकी फिल्म आई थी, वादा फिल्म आई थी, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ, जाने क्या क्या ख्याल करता हूँ, ये तो बड़ा ही पॉपुलर हुआ था, शराफत अली साहब का ये गाना भी। और उसके बाद तो उनकी शोहरत की तो और बुलंदियों को अपना वो चले गए। फिर दिल ठहर जाए यार दा नज़ारा लैन दे। तो उर्दू फिल्में भी उन्होंने काफ़ी की, उसके बाद पंजाबी मेरे कम की। पंजाबी नहीं ज़्यादा की उन्होंने, भाई ने तो बुखड़ा की, नाजी की और एक दो ही की हैं। लेकिन वो पंजाबी में भी आप देखेंगे ना, वो लाउडिज़म था, अंडरटोन बयान करते थे हमेशा। वो पंजाबी का वो जो बाद में कल्चर बन गया, पंजाबी में भी आप देखेंगे उसमें कोई लाउडिज़म या कोई वल्गर या मूव्स या कोई वल्गर। पाकिस्तानी दिलीप कुमार भी उनको कहते थे, दर्पण साहब को या दिलीप साहब की। और आपको पता है मेरे भाई संतोष भाई की और दर्पण हम बहुत क्लोज थे एक दूसरे। अच्छा। क्योंकि दिलीप साहब के अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, उनके वालिद और मेरे वालिद और हमारे और चचा थे, हम ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। अच्छा। तो दिलीप साहब बल्कि भाईजान अपने फौत होने से कुछ अर्सा पहले गए थे इंडिया अपने कॉलेज के दोस्तों को मिलने। अच्छा। तो दिलीप साहब कहीं कर रहे थे, आउटडोर कहीं कर रहे थे, तो भाई ने वो ऑफिशियल ट्रिप रखा क्लोज सिर्फ रखा, मैं अपने कॉलेज के दोस्तों को मिल के आना है, और खुफिया एक तरह का अच्छा। ट्रिप था। तो वहाँ किसी से पता लग गया, तो दिलीप साहब को पता लगा, तो भाई वापस आ रहे थे उस वक्त। अच्छा। तो सहारनपुर में एक दिन के लिए रुके अपने मेरे ननियाल में। तो जिस दिन भाई चले तो दिलीप साहब को पता लगा, वो वहाँ से बाय रोड सहारनपुर आया भाई को मिलने। अच्छा। तो मेरे फिर उन्होंने बताया कि वो तो आज चले गए। तो जब दिलीप साहब लाहौर पाकिस्तान आए, कराची में मेरी बहन को मिले। अच्छा। तो उन्होंने कहा यार मैं तो मूसा को मिलने सहारनपुर तक पीछे गया हूँ, तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं यहाँ आया। मैंने सबसे पहले पूछा कि मूसा कहाँ रहते थे, मैंने अफसोस करना है। तो किसी ने कहा उनकी फैमिली तो अमेरिका मूव कर गई है, यहाँ कोई नहीं होता। दो भी लोगों ने उनको बताया। फिर वो मेरी बहन से इतने प्यार से मिले, इतना उसको प्यार किया कि, और वो कही थी, मैं आंखें बंद करती थी, मुझे लगता था कि बड़े बहन बात कर रहे हैं, उसी टोन में बात। उसी टोन में उनका वही टोन रहा। दिलीप साहब अंडरटोन थे दोनों। दिलीप साहब भी अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी, बहुत ग्रेसफुल, बहुत ग्रेट आदमी थे। बस ऐसे ही है। और आपको क्या बताऊँ, उनकी झलक नज़र आती है उनमें, ये भी नहीं है कि उनकी वो जो पर्सनैलिटी। सलमान भाई ने तो फिल्म एक बनी थी मेला, उसमें दिलीप साहब के बचपन का रोल सलमान भाई ने किया हुआ है, मेला फिल्म। अच्छा, ये मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है। अच्छा। बल्कि हमारी फैमिली के पहले एक्टर सुलू भाई थे।
अच्छा, ये वो पहले जो मेला फिल्म बनी उसमें जो बचपन का रोल था दिलीप साहब के बचपन का रोल सुलू भाई ने किया है। अच्छा, लेकिन ये देखिए अब किसी को नहीं पता, आप बता रहे हैं तो पता चल रहा है ये। तो उसमें अलाउद्दीन साहब भी थे जी, जो नरगिस के वालिद बने हुए थे। जी जी, तो ऐसे ही है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने भी तो कुछ फिल्मों में काम किया। वो जी मैंने तो साफ तो मैं तो झांकी मारी थी। अच्छा, लेकिन फिर भी गए तो सही ना आप लोगों को। एक्चुअली वो फैमिली की वजह से, चूँकि हसन तारिक साहब मरहूम और जितने भी टॉप के डायरेक्टर्स थे, वो चूँकि वो एक फैमिली का एक होल्ड कह लें आप, और मेरी फैमिली की सारी इज़्ज़त बहुत करते थे। तो हसन तारिक साहब ने एक दिन मुझे कहा कि तूने मैं ग्रेजुएशन करके निकला कॉलेज से, तो उन्होंने कहा तो फिल्मकार मेरी। मैंने कहा जी मेरा क्रेज़ था आर्मी में जाने का। तो मैंने कहा जी मुझे तो कोई शौक़ नहीं है, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं तो मेरी फिल्म करेगा, वो करके तो देख। मैंने कहा जी मुझे एक्टिंग भी नहीं आती है और मैं मेंटली भी एक्सेप्ट नहीं करता, तो मैं क्या करूँगा। नहीं तू आ। खैर जी उनकी फिल्म उन्होंने बनाया थे जहेज़, जो कंप्लीट नहीं हुई, तो वो उसमें मैंने किया। फिर वो संगीता बेगम की फिल्म थी मुझे गले लगा लो, उसमें मेरा कविता के साथ पेयर था। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग वो मैंने खुद ही रियलाइज़ किया कि मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर से ज्यादा करूँगा अगर मैं कंटिन्यू किया तो बदवाएं लूँगा उनकी। ऑनरेबली भी ड्रॉ कर लिया। अच्छा कि यार ज्यादा हो जाएगी। अल्लाह की हर चीज़ में एक मर्जी होती है। कोई उसमें मैंने फिर अपना बिजनेस शुरू किया, काम में ही है, अपना कारोबार किया, अपने बिजनेस में काम कोई ऐसा कोई वाक़या आप सुनाइए घर में, वालिद साहब का, संतोष साहब का, दर्पण साहब का, जो मैंने देखा है और ऑब्ज़र्व किया है और जो मैंने जिस माहौल में पढ़ा हूँ। मेरे वालिद का और वालदा का पूरा कंट्रोल था घर में। अच्छा। ऑल्दो मेरे फादर रिटायर्ड हो चुके हुए थे, अपनी लाइफ गुजार चुके हुए थे, और ही वॉज डिपेंडेंट ऑन हिज सन्स। उनका कंट्रोल, उनका दबदबा ऐसा था कि तीनों बेटे बल्कि, तो मैं तो खैर छोटा था, या फैमिली में किसी की जरूरत नहीं थी घर के अंदर ऊंची आवाज़ में बात कर ले। वालिद, हमारा डबल स्टोरी घर था ना, तो ऊपर टेरेस पे वालिद खड़े होते थे, कई दफ़ा आके तो उनका शेडो पड़ता था सामने। तो भाई ने शूटिंग पे जाना होता था ना, तो वो निकलने लगते थे, देखते ना वालिद बाप का शेडो है सामने, तो वो जब तक वो खड़े भाई क्रॉस करके गाड़ी तक नहीं जाते थे कि वालिद साहब आप देख लेंगे। वो टर्न करके अब शेडो नजर आता तो भाग के जाए गाड़ी में बैठते थे, ड्राइवर से कहते चल भाई। कंट्रोल था, वो रिस्पेक्ट होती है ना अपने बड़ों की। कभी ये नहीं हुआ कि जी बाप डिपेंडेंट है तो ये हमें कैसे डांट सकता है या रोक सकता है, कॉन्सेप्ट ही नहीं था ऐसा। बहन को, बड़े भाई को मेरे ओपनली डांट भी पड़ती थी, वो अंदर बैठ के आंसू भी बहा लेते थे कि मेरे बच्चों के सामने सबके सामने बाबूजी डांट देते हैं, मेरी बेइज्जती कर देते हैं। अच्छा। बट ये जरूरत नहीं थी कि बाप से ये कह दे कि जी आपने मुझे क्यों डांटा, या आपने ऐसे क्यों कहा या वैसे क्यों कहा। नो वे। दर्पण भाई तो मार भी खाते थे वालिद साहब से। अच्छा। क्योंकि वो शरारतें करने से बाज नहीं आते थे, पकड़े जाते थे। अच्छा, पता चला था कि वो मुग़ल आज़म फिल्म में जो निगार सुल्ताना थी। नहीं, मुग़ल आज़म नहीं, अदले जहांगीर में निगार सुल्ताना थी। हाँ, उनसे शादी भी कर ली थी दर्पण भाई। अच्छा। वो हमारी दूसरी भाभी थी। अच्छा। वो जब फिल्म के लिए गए तो वहाँ शादी कर ली उन्होंने। माशाल्लाह इतने गुण, सारी फिल्म उनकी टॉप की हीरोइन थी, बहन के पीछे होती थी। अच्छा, उनमें से कोई बच्चे उनके थे? नहीं। अच्छा। वो थोड़ा अर्सा ही रही थी शादी। क्योंकि जो दर्पण साहब के बेटे हैं कैसर, जो वर्जीनिया में है, वो तो मेरे दोस्त भी हैं। हाँ, कैसर है, छोटा अली है, वो मेरा दामाद भी है। कैसर माशाल्लाह वो गवर्नमेंट जॉब में है, अमेरिका में बड़ी अच्छी जॉब में है, 5 वक्त का नमाजी, परहेजगार, तजद्दुदार, तो उसने दाढ़ी भी इतनी बड़ी रख ली है। अच्छा। उसमें खैर उसमें नैर भाभी की ट्रेनिंग का भी बड़ा हाथ था। अच्छा। क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थी, तहज्जुद गुजार थी। दोनों बच्चे उनके उस वक्त भी वो शी वुड मेक श्योर के 5 वक्त की नमाज़ पढ़े। जी, मैं जब वर्जीनिया गया हूँ तो मेरी उनके साथ बात भी हुई और मैंने अपनी ख्वाहिश भी जाहिर की, जबकि मैं बिल्कुल नज़दीक था जहाँ पे सबिया खानम जी रहती थी, बिल्कुल नज़दीक था, इधर दूर नहीं था। तो फिर वो कोई ऐसा मौका ऐसा आया कि वो मैं भी बिज़ी रहा थोड़ा सा, तो नहीं हो सकी। लेकिन मेरी भतीजी जाके उनसे मिल के आई थी, कहने लगी कि वो हम फंक्शन में गए हुए थे तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई, क्योंकि मैं आ गया था फिर न्यूयॉर्क में।
तो फिर मेरी मुलाकात नहीं हो सकी उनके साथ ना। वो संतोष कुमार साहब के नाम से भी तो एक कोई शॉप है ना मुख्तलिफ। हाँ, वो भाईन के पोते ने अच्छा बुटीक खोली हुई अपने दादा के नाम पे। हाँ। बुटीक खोली हुई है अपने अच्छा। दादा के नाम पे। तो वो माशाल्लाह अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह इज डूइंग वेल। हाँ, क्योंकि एक नाम तो था ना उनका। हाँ, आई एम सरप्राइज कि कई दफ़ा ये यंगर जनरेशन में, जो कि मैं खुद नहीं समझता कि उनको मेरे भाइयों का पता होगा, तो आई एम सरप्राइज कि वो दे नो हिम। आई डोंट नो हाउ। नहीं, सब जानते हैं। आई डोंट नो। नहीं, ये नई जनरेशन के लिए तो वो बिल्कुल एक विंटेज लोग हैं। एक्चुअली होता ही है कि वो जब भी कोई उनको कैसे पता जब भी है कोई लोग जो है वो कहते हैं कि इंडस्ट्री में जब कदम रखते हैं तो वो पूछते हैं कि हाँ जी वो फिल्म या जब गाना लगता है। मैं आर्टिस्टों की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ जी। अक्सर होता है कि कोई बुलाता है अपने बच्चों को, भाई इनको जानते हो, ये फलाने के भाई हैं, तुमने तो सुना ही नहीं। वो कहते नहीं हमें पता है। आई डोंट नो कैसे पता है। कौन नहीं जानता, सभी लोग आपको जानते हैं। नहीं, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा, सभी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, फैमिली की बात कर रहा जी। हूँ। फैमिली को सभी जानते हैं। वो कैसे जानते हैं, नई जनरेशन कैसे जानती है, आई एम सरप्राइज्ड। एक्चुअली जब भी अब क्योंकि यूट्यूब का ज़माना भी आ गया और फिर उनका नाम सिर्फ फरिश्त है, जैसे दिलीप कुमार साहब का नाम था ना कि वो इंडस्ट्री में वो आइकॉन की हैसियत रखते थे, इसी तरह ही नहीं, जो आज की जनरेशन है उसको तो शायद दिलीप साहब का या संतोष भाई का या किसी को इतना नहीं पता। वो तो अब आजकल के शाहरुख खान और इनके नाम पता है ना, क्योंकि उनके दौर में उन्होंने देखा ही नहीं वो। लेकिन आई एम सरप्राइज कि उनको पता है। अब आप ये देखिए ना, मोहम्मद रफ़ी साहब का देख लीजिए रफ़ी साहब, हाँ, कि अब भी उनकी फ़ैन फॉलोअर्स में इजाफा ही होता जा रहा है। मैं जब से उनको गा रहा हूँ या जब से उनको सुन रहा हूँ, तो आज जी जब हमें देखता हूँ तो वो कमी हो सकता है कि 40-41 साल हो गए आज, कोई कमी वाक़या हुई होगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। आपका जो शो है ना, देखिए ना, वो जो आर्टिस्टों की मैं बात करूं तो जिस तरह मेरे भाइयों की है, तो उनकी तो फिल्म अब तो चलती ही नहीं है, ना लगती है, ना लोगों को पता है। गाने तो चलते हैं। गाने तुम उनको थोड़ी पता है कि ये संतोष कुमार साहब पे पिक्चराइज हुआ या दरबार साहब पे हुआ है या असलम परवेज साहब पे हुआ है, किस पे। आप तो रफ़ी साहब को जो लेके चले हैं, तो गाना तो आप अच्छा गा रहे हैं और अच्छे उसके अंदाज में गा रहे हैं और लिखा हुआ गाना है, तो वो तो हर एक को पसंद आएगा। तो ज़ाहिर ही पता, वो पूछेंगे भी ये तो रफ़ी साहब का है, तो रफ़ी साहब को तो आपने आज तक जिंदा रखा हुआ है। बल्कि उनकी वजह से हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी वजह से हम हैं। और इनके अच्छा ये बताइए कि भाईजान के कौन कौन से गाने आपको, जैसे दिल ठहर जानी यार द नज़ारा लैन दे, कौन कौन से गाने आपको जो है ना वो बहुत पसंद है? कि उनके वादा का, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, देखिए ना, आपको उसकी जो शायरी भी जो होती थी ना, बड़ी रियलिस्टिक होती थी, बड़ी क्लोज टू द नेचर होती थी, और परफॉर्मेंस, म्यूज़िक, आवाज़। फिर एक गाना तो बड़ा पॉपुलर हुआ था, वो जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, वो दरबार भाई के ऊपर, उनकी अपनी फिल्म का था वो। अच्छा, वो देखिए वो कितना पॉपुलर हुआ। आज भी वैसे ही पॉपुलर है जैसे पहले था। बिल्कुल। मैंने किस्मत, और फिर उसके कुछ अर्से बाद भाई की डेथ हो गई, तो फिर वो ज़्यादा लोग सुनते थे उसको, ज़्यादा हो गए। अच्छा ये बताइए कि आप हमें कोई पैगाम कोई देना चाहें? पैगाम तो यही है कि अपने रूट्स को पहचानें और वैल्यूज़ को ज़िंदा करें। हमारे माशरे में ये जो रोज़ आप देखते हैं टेलीविज़न पे, हम देखते हैं ख़बरों में, या ये जो कुछ हो रहा है मीनार पाकिस्तान पे या इधर उधर जो कुछ भी हो रहा है, ये तरबियत ना होने की वजह से हो रहा है। घरों के माहौल ठीक नहीं रहे, हमने अपने बच्चों को सही तरह ब्रॉटअप ही नहीं कर रहे हम लोग। इसमें बच्चों का भी कसूर नहीं है। अगर हमने घरों के माहौल को इतना बुरा बना दिया, उसमें जिस माहौल में परवरिश पाते फिर वो वही लेके चलते हैं आगे। सही। ना स्कूल्स में बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है, ना घरों में हो रही है। पढ़ाई पे जोर है, पढ़ाई चले जा रहे हैं, लेकिन तरबियत नहीं दे रहे उनको। ये मुआशरा आज बिगड़ा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। एक दूसरे पे जो मर्जी बोताल लगा दें कि फ़लाना बुरा है या फ़लाना ऐसा है। हम अपने गिरेबान में नहीं जानते हैं। बिल्कुल सही है। हम अपनी इस्लाह तो करें दूसरों पे उंगली उठाने से पहले। लेकिन अफसोस ये है कि मैं शायद आपसे भी बुरा कर रहा हूँगा, लेकिन मैं फरिश्ता बन के आपको बुरा कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। इस्लाह करें हम अपनी, और अपने घरों में बच्चों की तरबियत पे जोर दें, बिल्कुल उनको वैल्यू सिखाएं, तो ही बात बनेगी, वरना। बिल्कुल ठीक है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस प्रोग्राम में आपने मुझे खींच लाया, वरना मैं तो नॉर्मली, और मुझे पता है आपने कभी आज तक इंटरव्यू नहीं दिया, आपकी मोहब्बत में आ गया हूँ, और वरना मैं, और मुझे इसी बात की ही खुशी है कि आपने आज तक कभी इंटरव्यू नहीं दिया और आज आप मेरे कहने पे आ गए। और ये है कि ये एक ये जो कैमरा है ये कैप्चर कर लेगा आपकी और मेरी याद को, और फिर ये पूरी दुनिया तक ये जब पहुँचेगी तो इसमें मेरी इज़्ज़त में इजाफा होगा, कि मेरी इज़्ज़त में ये इजाफा होगा कि ये देखिए ज़रा कि कितने बड़े ख़ानदान के जो फ़र्द हैं और वो खालिद बेग के साथ कितना प्यार करते हैं। मुझसे कई दफ़ा मेरे लहर लोग जो ही बुलाता है, मोहब्बत से प्यार से बुलाता है, मैं किसी ना किसी तरीके से माजरत कर लेता हूँ, तो वो फिर मुझे ख्याल आता है ये फील करेगा शायद ये एरोगेंस है इसमें। मैं उसको कहता हूँ यार मैं आगे क्या मैं अपने ख़ानदान की तारीफ़ करूँ या मैं अपनी तारीफ़ें करूँ, तो वो खुद नुमाई है वो। सही। तो मैं थोड़ा इस चीज़ से घबराता हूँ, इसलिए मैं नहीं जा रहा था। वो शायद किसी को ये ना ज़हन में हो कि ये पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, ऐसी बात नहीं थी। आप या लोग जो प्यार करने वाले जिन्होंने देखा है, जब वो बात कर रहे होते हैं ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन आजकल तो लोग खुद नुमाई खुद ही कर रहे होते हैं। वो अपनी सोच है, मैंने देखा है अपनी सोच कि मेरी ये शर्ट देखे, मेरी ये टाई देखे, मेरे ये कपड़े देखे, मेरे ये शूज़ देखे, ये मैंने खुद देखा है। तो खैर वो ये नहीं सोचते कि जो देखने वाला है उसको अल्लाह ने आंखें दी हैं उसको जहन भी दिया है, बिल्कुल सही, और उसको अकल समझ भी दी है कि वो आपका एक्सरे कर ले तो इसलिए खुद से कहने से क्या होता है। लोग थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया नाजरीन, और इंशाल्लाह ताला हम फिर आपको फिर एक और एपिसोड में ऐसी ही पुरकशिश शख्सियत को आपके सामने लेके आएंगे। तो याद रखिएगा हमें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।